Hello everyone. We have amongst us Ram Vivek Chaudhary sir, also known as Chaudhary sir. तो सर अराउंड 20 साल से ज़्यादा हो गए और अलीगढ़ शहर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 20 साल से ज़्यादा आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए हो गए, तो और बच्चों को आप गाइड कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम AMU BTech, देन JEE मेंस एंड फाइनली टू JEE एडवांस। तो क्या आपकी इस बारे में ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पर क्या पोटेंशियल है शहर में, और आपने क्या ऑब्जर्व किया इतने साल में, कैसे डायनेमिक्स चेंज हुई हैं स्टूडेंट का माइंडसेट? थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस स्टेज। सबसे पहले मैं अलीगढ़ के पोटेंशियल के बारे में कहूँगा कि जगह ये छोटी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल की थोड़ी भी कमी नहीं है, जो मैंने डे 1 से ऑब्ज़र्व किया। जब मैं 2005 22 अगस्त डेट मुझे याद है, यहाँ पर आया था पहली बार, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि 150 के बैच में पढ़ाने वाले के सामने जस्ट 2 बच्चे थे, 2 बच्चे सामने थे। तो ऑलमोस्ट एम्प्टी क्लास में हमें स्पीच डिलीवर करनी है, क्लासेस लेनी है। तो इट वाज समथिंग टॉर्चरस एट दैट मोमेंट। तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली जब बच्चों से इंटरेक्ट किया, टीचर्स से मिला, और फॉर्चुनेटली कैंपस उस समय AMU के अंदर में था, और वी वर इन्वाइटेड बाय डॉक्टर मुबस्सिर, हु वाज प्रिंसिपल ऑफ JNM एट दैट मोमेंट। तो उन्होंने इनवाइट किया था, और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं यहाँ पर अलीगढ़ में आया। तो पढ़ा करके काफ़ी अच्छा लगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो था वो धीरे धीरे ख़त्म होते गया और पॉजिटिविटी आती गई। सबसे छोटे शहर की जो अच्छी बात होती है कि बच्चे ओबीडियंट होते हैं। आपको सिर्फ उनको बताने की ज़रूरत होगी, आप बताएंगे वो फॉलो करेंगे। बड़े सिटीज़ में थोड़ी सी ये कमी आती है, क्योंकि उनके पास n नंबर ऑफ सोर्स होता है, तो आपके बात को कम तवज्जो देंगे, ये भी होता है। या नहीं तो उनके पास ऑलरेडी इतना रिसोर्सेज है कि पढ़ाई उनके लिए सेकेंडरी काम हो जाता है, ये भी है। तो वट एवर में भी द रीजन, लेकिन अलीगढ़ में ये हमने पाया कि बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, उनको सिर्फ रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तो धीरे धीरे मेरा माइंडसेट चेंज होने लगा, कहा कि यस, जब हमें काम ही करना है और इसी फील्ड में रहना है, टीचिंग फील्ड में ही रहना है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं हो सकता है जहाँ मास में बच्चे ओबीडियंट हो। और सबसे अच्छी बात थी कि AMU में जो बच्चे सेलेक्ट होकर के आते हैं, वो ऑलरेडी एक कंपटीशन फेस करके आते हैं, तो उसमें हमें और फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनके पास बेसिक नॉलेज है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो ऑलरेडी है। जबकि बाकी शहर में ये देखना होता है कि किस में है या किस में नहीं है, वो फिल्टर करना होता है। यहाँ ऑलरेडी फिल्टर्ड बच्चे होते हैं, उनके साथ जो रेजर मार्जिन से कुछ बच्चे रह जाते हैं जो एडमिशन नहीं लिए, वो भी पोटेंट बच्चे होते हैं, जो कि आपको DPS, सेंट फिडलिस, OLF इन सारे स्कूल्स में भी पाए जाते हैं, या कहीं और लोकल देख करके कि अपने घर से नज़दीक जो स्कूल है उसमें एडमिशन ले लिया। तो उन बच्चों को फिल्टर करना आसान है, या उनमें एनर्जी डालना ये आसान काम होता है। तो इस तरह से मैं अलीगढ़ से एसोसिएट होते गया ग्रेजुअली। और आपको सरप्राइजिंगली एक अच्छी बात ये लगेगी कि फर्स्ट बैच में हमारे पास 10 स्टूडेंट थे, जिसमें से कि 2 बच्चों का IIT में हुआ। 22 अगस्त आने के बाद भी 10 बच्चे हमसे अटैच्ड हुए, जो कि नेक्स्ट 2006 में IIT दिए, जिसमें एक कमल गुप्ता था और दूसरा शोएब अख्तर था। बाय नेम भी मुझे याद है, क्योंकि कम बच्चे थे तो नाम से भी मालूम है। ये दोनों बच्चे IIT क्वालिफाई किया, और बाकी 10 के 10 बच्चे कहीं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए। उसके बाद लोगों को यहाँ पर जानकारी हुई कि नहीं, अलीगढ़ में रह करके भी हम IIT कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर पंकज 629 रैंक AIR इन IIT एडवांस्ड, है ना। उस समय मेंस कहा करते थे, AIEEE और मेंस होता था। तो मेंस में 629 रैंक, IIT कानपुर से मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया। अपीयरिंग में आपको कई बच्चे थाउजेंड्स में थे, 1000 रैंकर,
उसके बाद मेडिकल, उस समय AIPMT होता था, कपिल गोयल AR46, ये भी उसी जगह की देन है। ग्रेजुअली ये बढ़ते बढ़ते लोगों में एक वेव जनरेट हुआ कि नहीं, मैं अलीगढ़ में रह करके भी IIT कर सकता हूँ। नहीं तो इससे पहले था कि किसी बड़े शहर में जा करके इसकी तैयारी हो सकती है। तो इस मिथ को हमने तोड़ा यहाँ पर रह करके। तो पढ़ाने वाले के लिए यही सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है कि अच्छे बच्चे मिले, जिनको मैं बोलूँ वो सुने। तो ये सब मिलते गया और ये कारवां चलते गया। अच्छा सर, मैथ्स यूजुअली रहता है कि क्लास 10 तक लोगों को काफ़ी पसंद होता है जी। तो बट 11th-12th में आके कई बार उनको मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, तो कि इज़ इट अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट या मतलब सिर्फ एक बना हुआ है लोगों का, एक मिथ बनी हुई है, कुछ इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ। जैसे एक सिंपल सी बात है ना, कि जैसी भय बयार पीठ तब तैसी कीजिए, है ना। अब जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप करेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा, कंफर्टेबल रहेंगे। और जो उसका एसेंस ही नहीं है, जो उसका फ्लेवर नहीं है, उसको आप डालेंगे तो थोड़ा सा ख़राब लगेगा। जैसे केमिस्ट्री में बाय द वे कोई चीज़ है, रटने वाली चीज़ है ना। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है तो होता है, ब्लू विट्रियल का कलर ब्लू है तो है ना। तो इस तरह से केमिस्ट्री में जो चीज़ है फैक्ट बेस्ड है। अब कोई बच्चा कहेगा मुझे केमिस्ट्री बिना रटे हुए आ जाए या कुछ चीज़ बिना मेमोराइज किए हुए आ जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं भी केमिस्ट्री जानता हूँ। तो उसका एसेंस वो है, कुछ चीज़ को आपको मेमोराइज करना होगा, ये मानना है, ये उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। आप हर जगह लैब सेटअप करके नहीं बैठ सकते। वैसे ही मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में जनरली लोग जो मिसकोट करते हैं 10th तक, कि मैथमेटिक्स एक फॉर्मूले का गेम है जिसमें कुछ बंच ऑफ फार्मूला है, उसको फेंको आंसर आते जाएगा। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इससे बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट मैथमेटिक्स फार्मूला सप्लायर है, हम प्रोड्यूसर है ना। प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए? दूसरे के लिए। जैसे मान ली कोई बॉम्ब बनाता है कहीं किसी फैक्ट्री में, तो अपने फैक्ट्री पे फोड़ के तो नहीं देखता है कि ये कितना डैमेज करता है, देखूं तो नहीं करता है, दूसरे को देता है, भाई कितना डैमेज करना है, मैंने पैरामीटर चेक कर लिया है, ले जाओ। तो जिसको फार्मूले की ज़रूरत होती है उसे हम फार्मूला सप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या समझ लेते हैं कि हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई फार्मूला होता होगा। ये 10th तक तो ठीक है, वर्क करता है, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास कंटेंट है, लिमिटेड डोमेन है हमारा जिसमें जाना है। रूट्स निकाला -b + -√t/2a, उतने में ABC की डिफरेंट वैल्यू रख करके अपना मजे लेते रहे। लेकिन आगे आकर के पूछता है रूट कहते किसको हैं ये बताओ, तो बच्चों का रूट निकल जाता है। क्यों? तो रूट के हिसाब से तो पढ़ा ही नहीं है, वो तो फॉर्मूला पढ़ा है रूट निकालने का, तो उसका वो अपरूट हो जाता है। इन सब पर ध्यान देना होगा, मतलब सब्जेक्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। जैसे मेरा ब्रेन बिल्कुल खाली रहता है, क्लास में जाने से पहले मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि x पढ़ाना है, y पढ़ाना है, z पढ़ाना है। लेट अस स्टार्ट विथ x, है ना। x से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में अपने आप चेन बनती जाती है, उसके बाद में y आना चाहिए, उसके बाद z आना चाहिए। तो ये सीक्वेंस जब बच्चों के दिमाग में बैठा दिया जाए तो उसके बाद दिक्कत नहीं होती है। जैसे करेंटली आप देख रहे होंगे, मैं तो हर दिन देखता रहता हूँ, हर JEE मेन के बाद एक भी सेशन पोस्ट पैंडेमिक नहीं है जिसमें कि किसी ने कहा हो कि इस सेशन में, इस शिफ्ट में मैथमेटिक्स वॉज ईजियर वन। सबके मुंह से आप यही सुनेंगे, मैथमेटिक्स वॉज टफर वन। नो वन इज सेइंग कि इट इज आउट ऑफ सिलेबस, है ना। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं। जैसे अभी मैं बच्चों को बोल के आया, मैं कहा कि पूरा उठाओ, अभी तक मैं पढ़ाया, पेपर से पहले भी बोला था कि जितना लिख रहा हूँ वही डेटम है, उसके बाहर आ नहीं सकता है। एक क्वेश्चन चुन के बताओ कि जो मैंने नहीं पढ़ाया था, अभी कॉपी हाथ में है, अभी हाथ कंगन को हार सीख गया, पढ़े लिखे को पार सीख गया। कॉपी खोलो, देखो, उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो लगा हो कि सर ने नहीं बताया। ये 12th पास की बात बता रहा हूँ, 12th स्टडिंग के बारे में तो फॉरगेट अबाउट इट, कि उसको क्या बताया वो तो वही जानता होगा जिसने क्लास किया। तो 12th पास को ये टारगेट मैंने दिया है विद इन स्पैन ऑफ 4 और 5 मंथ्स ओनली। लेकिन मुझे मालूम था कि दायरा क्या है, क्या पूछ सकता है, एक एक चीज इनकॉर्पोरेट किया उसमें। सर तो यूजुअली मतलब ये हुआ है
कि 2017-18 में जेई मेंस का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगा जी। फिर 20 में अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। उसके बाद से मतलब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने लग गए, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स जो कि काफ़ी प्रैक्टिस मांगता है, बिल्कुल, उसमें उनको काफ़ी मतलब परफॉर्म करने में दिक्कत हुई है। तो क्या मैथ्स का पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, या क्या रीज़न है कि बच्चों के मार्क्स यूजुअली नहीं आते हैं? मतलब जो मैं जनरल सुनता हूँ जी। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में, तो जो आपसे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं वो 20s में भी क्वेश्चन करके आए आउट ऑफ 25 और 70-80 मार्क्स भी लेकर आए। बट इन जनरल जो स्टूडेंट्स से सुनते हैं कि मैथ्स उनका बहुत पेन पॉइंट बन गया है, ये मतलब वो कहते हैं कि मैथ्स तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्वेश्चन होंगे ही नहीं। तो क्या इज़ इट रियली ट्रू कि ये इतना इम्पॉसिबल सा हो गया है सब्जेक्ट, या क्या है? मतलब कुछ बताएं इस बारे में। सर ये वही सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया है ना, और सीखने का तरीका, ये इन सबको इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे है क्या कि पेपर में आप देखते होंगे कि जेई मेन का जो पेपर है, टू थर्ड आपका ईजियर सेक्शन है, 2/3 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यूजुअली आसान पूछ रहा है, 1/3 मैथमेटिक्स है जिसमें कि कुछ पूछ रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव जो विजन है वो काम करता है। अंबानी के घर के सामने कोई बहुत बड़ा अलीगढ़ का बिजनेसमैन पहुंच जाए तो गरीब ही दिखेगा बेचारा, है ना, जबकि वो अलीगढ़ का तो सबसे रिचेस्ट पर्सन है ना, रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन वो अंबानी एंटेलिया के सामने में खड़ा हो गया तो लगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ है, ये वो विज़न जो होता है बच्चों का कि ये क्वेश्चन इन नो टाइम हो गया, तो मैथमेटिक्स क्यों इतना टाइम ले रहा है। इसके कारण क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है। जबकि उस बच्चे को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि पूरा पेपर 3 आवर्स का है, वहाँ 2 घंटे काम करके 1 घंटा स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बच्चे इस मूड में वेट करते रहते हैं कि 2 घंटे तक काम कर लूँ खत्म, और उसके बाद में 1 घंटे में चाय नाश्ता आते रहेगा, मैं करते रहूँगा। तो मैथमेटिक्स को भी उसी तरह से लेते हैं, जबकि पूरा पेपर 3 आवर्स का डिजाइंड है। तो जो भी टाइम आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से बचाएंगे वो मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे, और यूज़ करना है आपको, है ना। आपको कहीं पर भी कुछ भी फ्री में नहीं देने वाला है। रही बात 2017 की बात, तो देखिए ये जो ऑनलाइन शुरू हुआ है तो उसमें मतलब ये थोड़ा सा स्टेटमेंट हार्श होगा, लेकिन ये फैक्ट भी है। 2017 में 19 मार्क्स आपको याद होगा एडवांस्ड के पेपर में, है ना, जो कि सिंगल मतलब 2 ही पेपर होता है और पूरे साल भर का स्पैन होता है पेपर सेट करने वाले के पास, उसमें 19 मार्क्स बोनस जाना, है ना, ये बड़ी पेनफुल था और इसका दर्द हमने बर्दाश्त किया है। नहीं तो 2017 में अलीगढ़ में जिस तरह के बच्चे थे उनका रिजल्ट ऐसा होता कि पूरा इंडिया हो सकता है देखता, इस तरह के बच्चे थे। जो अभी अभय आप देख रहे हैं IFS किया है, पॉसिबली IAS भी बन ही जाएगा, है ना, तो वो सारे बच्चे उसी बैच के थे। लेकिन जो किया उसको भी उतना ही आया और जो नहीं किया उसको भी उतना ही पहुंच गया। क्यों? तो उसको फ्री का मिल गया 19 मार्क्स, और 19 मार्क्स में तो पूरे एडवांस की लिस्ट तैयार हो जाती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब पॉलिसी ये आई कि गरीबी नहीं हटा सकते हो तो गरीबों को हटा दो, सीधी बात। गलती पेपर में थी, पेपर को ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन में पेपर आएगा कुछ दिन बाद, तब तक सारा मेमोरी बेस्ड रहता है, कुछ दिन के बाद कुछ और काम, बहुत सारे काम हैं लोगों के पास में, ये बात भूल जाते हैं। फिर अभी भी देखते होंगे पेपर में इतना होने के बाद भी अभी डिलीट होता है क्वेश्चन, अभी भी बोनस मिलता है। तो अब ये इस पर हो हंगामा नहीं होता है। लेकिन उस साल थोड़ा कैश क्रिएट हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि भाई IT वाले इतना भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, है ना। तो उन सबको छुपाने के लिए ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गया, शुरुआत वहीं से हुई थी। फिर बाद में n नंबर ऑफ रीजन्स आया, संयोग से पैंडेमिक आ गया, है ना, तो उसके बाद जो है चलते रहा। और ऑनलाइन के बाद बच्चों, पैंडेमिक के बाद खास करके पैंडेमिक के बाद बच्चों को जिसके लिए हम मना करते थे, हमने उसको कहा कि वो गजेट रखो अपने पास, ये हमारी भी गलती वहाँ से थी। तो सिंपल सी बात है, एक लाइन में आप समझ जाएंगे कि शाहरुख खान बनना है तो NSD में जाना होगा,
NSD में जाना होगा, पैर हाथ तोड़ना होगा, 2-4 डांट तो सुननी एक होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग रहती है। प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए, तब जाकर के आप सुपरस्टार बन सकते हैं, है ना। मतलब लैक्स में, 1000 में आ सकते हैं, आप परफॉर्मर हो सकते हैं। लेकिन शाहरुख खान की 10 मूवी देख करके आप चाहेंगे कि मैं स्टार परफॉर्मर बन जाऊं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है ना। हाँ ठीक है, आप नुक्कड़ सभा करने वाले हो सकते हैं, अपने घर में सब पर बोल सकते हैं, लेकिन किसी स्टेज पर जाकर के आप धार नहीं सकते। मैथमेटिक्स में सेम चीज़ है। मैथमेटिक्स वो रिगरस प्रैक्टिस खोजता है जिससे कि आप सुपरस्टार हो सकते हैं। एक बार मेहनत खोजता है, एक बार हो गया तो जिंदगी में कभी मेहनत की जरूरत नहीं होगी, और मेहनत से आप डरेंगे नहीं। ये फैक्ट है, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है उसको, और इनफैक्ट मैंने जिया है उसमें। तो मैथमेटिक्स में कभी भी ये नहीं सोच करके चलना है कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगा तो अगले में भी 1 ही मिनट लगेगा, ये नहीं है। 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 30 मिनट, पर क्वेश्चन 3 मिनट। हो सकता है एक क्वेश्चन आपको 10 मिनट लिया हो, अगला क्वेश्चन 1 मिनट में होगा, नेक्स्ट हो सकता है इन नो टाइम हो जाए, ऐसे करके। तो उसमें बंच में देखना है। जैसे एक सबसे छोटा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो कि लाइव एग्जाम्पल है, अलीगढ़ के का ही है, अनुश्री, है ना। अनुश्री अकेली लड़की थी जो एमयू एंट्रेंस देने के बाद जस्ट अभी IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल में कर रही है। ये लाइव सबूत है, कोई भी जाके पूछ सकता है उससे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, है ना। वो अकेली लड़की थी जो पेपर लिखने के तुरंत बाद कही कि सर लगता है कि मैं टॉप कर जाऊंगी। तो कोई बच्चा कहे कि क्वालिफाई कर जाऊंगी, ये तो सुनने वाली चीज़ है, हो सकता है कि अच्छा गया पेपर, लेकिन टॉप कर जाऊंगी, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस उसको किससे आया? मैथमेटिक्स से आया। इसलिए कि मैथमेटिक्स में बोली कि सर फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने किया, एक भी नहीं हुआ, हो ही नहीं रहा था, टफ था। फिर मैं नीचे से पढ़ना शुरू की, क्योंकि मैंने बताया था, हर बैच में बताता हूँ, हर जगह बच्चों को बताता हूँ ये कि मैथमेटिक्स में स्टिक नहीं करना है कि फर्स्ट के बाद सेकंड देखना है, थर्ड देखना है। मैं 5th पहले करूँगा, 10th करूँगा, 25th करूँगा, फिर 20 पर आऊँगा, जो हो रहा है उसको पहले तो ले लूँ। ऐसे ही किया। फिर उसने 38 से शुरू किया, और होते होते तो 5 भी लपेटे में आ गया, सारे क्वेश्चन हो गए सब। तो इसमें अब उसका पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही था कि सर आपका एक जो कमेंट था वो मेरे दिमाग में उस समय आ गई, बात नहीं आती तो मैं छोड़ देती। अब उसको यूज करने के बाद उसने क्या किया कि 30 का 30 क्वेश्चन किया। बाहर निकल करके जब बच्चों से इंटरेक्शन हुआ तो 30 के करीब में कोई बच्चे नहीं थे। वो एक बच्ची जो करीब में भी थी वो आफिया थी, है ना, तो उसको जानती ही थी वो। कहीं साइंस कंपेरेबल गया, मैथमेटिक्स में फरलांग का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि आप टॉप कर ही जाऊंगे, इसलिए मैंने बोला। तो ये लाइव एग्जाम्पल है यहाँ का, किसी और को किसी से पूछने की जरूरत है ही नहीं। तो मतलब सर जो अंडर परफॉर्म अगर कर रहे हैं बच्चे, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं करने के लिए, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो ये कहाँ उनकी साइड से कमी रह रही है कि वो मतलब 4, 5, 6 क्वेश्चन, इनफैक्ट न्यूमरस स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है तो इतने भी नहीं कर पा रहे हैं जी। तो और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 20-20 सवाल, 22-22 सवाल कंफर्टेबली करके आ रहे हैं, तो कहाँ डिफरेंस लाई कर रहा है और बच्चों को क्या समझना है कि जिससे उनका रियल में इम्प्रूवमेंट आ जाए? क्योंकि यूजुअली तो यही देखा है कि मोबाइल में दिन भर लगे हुए हैं, क्योंकि अब तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है, अवेलेबल है, देख रहे हैं, सो कॉल्ड टीचर भी हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट एग्जामिनेशन में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और स्पेशली मैथ्स में तो बिल्कुल मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन है। बिल्कुल सर, तो उसमें आप देखेंगे सर, क्लासरूम में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन बच्चा मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पर रहता है और कौन पेपर वर्क करता है। तो इसीलिए मैंने क्लास में तो दे दिया है, सबको टारगेट दिया है कि यू हैव टू राइट एटलीस्ट 30 पेजेज अ डे, लिखना है, आप चलाओ। पहले तो बच्चे गेम भी खेलते थे, लेकिन अब क्या है, सिर्फ उंगली खिसकाते हैं, वो गेम भी नहीं खेलते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज होगा, कोई मूवमेंट हो। तो उनको क्या लगता है कि हर चीज़ का PDF आने वाला है। तो एग्जामिनेशन हॉल में भी जब स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते रहते हैं तो कहता है देख तो लो, अभी हो सकता है अंदर से कोई PDF भेजेगा, है ना।
तो उसके अंदर में ये अनकॉन्शियस ब्रेन में ये चलते रहता है। इसीलिए बच्चा कहता है कि इस क्वेश्चन को मैंने 10 मिनट दिया फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं किसी क्वेश्चन में 5 मिनट दे ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे पास उस क्वेश्चन के लिए 5 मिनट से ज़्यादा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हमारे पढ़ाए गए बच्चे के पास कहाँ से होगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे फ़ोन पर आप बात करते हैं, मान ली काम की बात करनी हो, बहुत सीरियस बात हो, 1 मिनट, लेकिन आप बात कितनी देर करते हैं, 5 मिनट, है ना, कम से कम। तो 1 मिनट तक बात खत्म हो गई, उसके बाद क्या करते हैं, और बताओ, और बताओ, और आगे मिल लेना भाई, अब क्या और क्या बताओ। तो क्वेश्चन के साथ भी यही होता रहता है बच्चों का कि 1 मिनट तो किया अपना, उसके बाद कहता है और बताओ, तो और कहता है बी लगाओ, लगा दिया बी, क्योंकि बच्चा छोड़ता नहीं है, क्योंकि इधर कुछ हो नहीं रहा है। अब इसमें 1 मिनट 2 मिनट देना था, 2 मिनट के बाद टहल लेना था, वहाँ टिका हुआ है। तो बच्चों को एडवाइस मैं ये दूंगा कि किसी भी क्वेश्चन के पास में उतनी ही देर रुकना है जितनी देर आप एक्टिव फेज में हैं। एक्टिव मतलब ब्रेन डेटा को प्रोसेस कर रहा है, आपके हाथ को सप्लाई कर रहा है और हाथ मूव कर रहा है। हाथ जैसे ही रुका तो मैं नहीं रुकता हूं वहां पर, मैं पोस्टपोन करता हूं, भाई नेक्स्ट टाइम देखूंगा इसको। इसमें बच्चे के दिमाग में एक बात क्या आती है कि इसमें समय मेरा खराब होगा, बिल्कुल नहीं है। बैक ऑफ द माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपने अभी देख करके छोड़ा है वो सब चलता रहता है, प्रोसेस होता रहता है। ब्रेन कैपेसिटी अनलिमिटेड है, हम यूज ही नहीं करते हैं। आप 30th क्वेश्चन भी 25th क्वेश्चन भी पढ़ते रहेंगे तो ब्रेन में फर्स्ट क्वेश्चन जो नहीं हुआ होगा वो चल रहा होगा। आपको 30th क्वेश्चन ट्राई करते समय कहेगा फर्स्ट में जाकर के ये करो, आप तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन में आइए, फिर फटाफट करिए, देखिए इन नो टाइम होगा। तो बच्चों को इस तरह से रिएक्ट करना है, मतलब मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन के पास एक्टिव फेज में ही रहना है, वरना दूसरा कुछ कर लेना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, क्वेश्चन तो लिटरेचर लैंग्वेज में लिखा होता है ना, वो लैंग्वेज मैथमेटिक्स नहीं है। तो उसको करना क्या है कि मैथमेटिकली लिख लेना है। जैसे सर्कल है तो सर्कल ड्रॉ करना है, पैराबोला ड्रॉ करना है, लाइन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो इंटरसेक्ट करवाइए। मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन एक छोटे से फिगर में सिमट जाए। उसके बाद क्या निकालना है वो लिख लीजिए, फिर ऑप्शंस को देख लीजिए कहाँ पहुँचना है, क्योंकि अब तो ऑप्शन का ज़माना है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो पहले पूछता था शो दैट दिस, है ना, तो उसमें लिखा हुआ है शो दैट दिस, तभी आप वो ला सकते हैं, वरना नहीं ला सकते, वरना हो सकता है दिक्कत हो, तो उस टाइम फ्रेम में नहीं लाया सकता। लेकिन आजकल तो सारा क्वेश्चन शो तमाशा वाला ही है, सब में शो दिस, 4 ऑप्शन नीचे रखा हुआ है, कहता है हिम्मत है तो हाथ रखो इस पर, है ना, सही पर हाथ रख लो। तो उन ऑप्शन पर नज़र डालें, फिर इस लिखे गए डायग्रामेटिकली क्वेश्चन को अपने से अपने रिसोर्सेज को यूज करके सॉल्व करें। तो मेरा मानना है बहुत टफ क्वेश्चन होगा तो 10 से 15 लाइन में सॉल्व होगा। बहुत टफ है, खून पीने वाला क्वेश्चन है तो 10 से 15 लाइन में सॉल्व होगा, बशर्ते कि वो 10-15 लाइन्स शुड बी डिफरेंट वन। मैक्सिमम टाइम बच्चे इटरेट करते हैं उसी को, है ना, पहला लिखा 2 इधर था, उधर भेज दिया, कहा कि दूसरी लाइन है, फिर नहीं 2 उधर नहीं है, 2 इधर आ जाएगा, ये हो गया। एक बार 2 से डिवाइड किया, दूसरी बार 2 से मल्टीप्लाई कर, यही करता रहता है, 10 लाइन दिखा देगा। तो मैं तो देखता हूँ बच्चों को, तो मैक्सिमम टाइम जब बच्चे कहते हैं कि 10 मिनट लगा और नहीं हुआ, तो उस 10 मिनट को ऐसे वेस्ट करते हैं, तो वो नहीं करना है। मतलब फर्स्ट लाइन से डिफरेंट सेकेंड लाइन होनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड से डिफरेंट थर्ड लाइन होनी चाहिए। ऐसे करके मुश्किल से 10 से 15 लाइन लिखेगा तो जो टफेस्ट क्वेश्चन है, ये मैंने करके देखा है, ये मैं ओरली नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सबको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इसीलिए कॉन्फिडेंटली बच्चों को आज बोला कि जा करके देखो, सिंगल आउट वन क्वेश्चन कि जो आपकी कॉपी में नहीं लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट और उस पर पूछ दिया है। मतलब आई विल रेक्टिफाई माइंडसेट, अपग्रेड माइंडसेट। 10 शिफ्ट एग्जाम के हुए हैं, 25 क्वेश्चन, 250 के 250 क्वेश्चन जो है वो अगर वो क्लास नोट्स कोई सही से कर ले रहा है और ध्यान दे रहा है आपकी बात में, तो वो कर सकता है। बिल्कुल, मैंने कहा नहीं, मैंने 12th पास बैच के बच्चों को कहा है, 12th स्टडिंग का छोड़ दीजिए, उसको क्या पढ़ाया होगा आपको मालूम होगा, 2 ईयर वालों को मालूम होगा आपको क्या पढ़ाया। मैं 12th पास की बात कर रहा हूँ, उनको मैंने ये दे करके भेजा है काम कि सिंगल आउट वन क्वेश्चन व्हिच कॉन्सेप्ट्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड इन योर क्लास। सर एक आपके बारे में और भी चीज़ फेमस है कि 11th क्लास में जब बच्चे आते हैं नए नए,
तो शुरू के 2-4 दिन वो बिल्कुल रो जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो जो है वो क्या कहते हैं, मतलब इस सिचुएशन में भी आ जाते हैं कि हमें कुछ मैथ समझ में नहीं आ रही है और कैसा पढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल वो आप रुला देते हैं उनको। तो कुछ इसके बारे में बताइए सर। सबसे तो एक जो हमारे जीवन की शुरुआत होती है वो रोने से ही होती है जी। नहीं, बच्चा पैदा होते हुए नहीं रोए तो उसका डॉक्टर, घर वाले सब रोने लगे जी। तो इसीलिए उसके पीठ को थपथपा करके रुलाया जाता है पहले। सबसे पहला काम ये, तो पेरेंट्स को ये सोचना होगा पहले, सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले आपको घर से ही ये चीज़ शुरुआत होती है। मैंने पढ़ाया, मैं बच्चों को खुश रखने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, सुखी रखने के लिए पढ़ा रहा हूँ। बच्चे सुखी रहें उसके लिए। खुश रखना तो आसान काम है। जब मान लीजिए ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है वो खुश रख सकते हैं, यानी 1 घंटे में मुश्किल से 10 मिनट काम की बात और बाकी ऐसे ही फालतू की बात कर करके, तो मैं तो और कर सकता हूँ और मिर्च मसाला मिला दूंगा। जिसको काम की बात करने आता है तो फालतू की बात और मज़े में कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता वो। क्यों? तो वो ज़मीर ही अलाउ नहीं करेगा। रीज़न ये है कि बच्चों को हमें सुखी बनाना है, खुश नहीं रखना है। तो उनको रुलाने के पीछे वजह ये नहीं होती है कि हमें उससे दुश्मनी निकालनी है। वजह ये है कि उसको उस लेवल तक पहुंचाना है जहां से उसको अपनी मंजिल दिखाई दे। वरना जो बच्चे चाहते हैं जिस कंफर्ट जोन में रह करके पढ़ना, उसमें पढ़ाऊं मैं, तो उनका लेवल तो गिरेगा ही गिरेगा। हो सकता है 1-2 साल के बाद मैं पढ़ाने लायक नहीं बचूं, भूल जाऊं, क्योंकि हमेशा रहेगा कि वो बच्चा क्या चाहता है। भाई बच्चा क्या चाहता है, हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर को तो नहीं कहेगा कि भाई डॉक्टर साहब ये मीठी गोली है इसको लिख दो। कड़वी गोली होगी वो भी लिखना होगा, कभी मीठी गोली भी नसीब में आ गया तो वो भी लिखना है। अंत में जब वो सही होकर के जाता है तो डॉक्टर को थैंक यू कह करके जाता है। जिसका सबसे बर्निंग एग्जाम्पल है अनुश्री है ना। ये तो अभी तो लाइव एग्जाम्पल है, कहीं और से लाने की भी जरूरत नहीं है। क्या सर उनका तो पहली क्लास जो उसकी हुई उसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया, बिल्कुल बाउंस बैक किया। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं। उस समय ऑनलाइन क्लास होती थी, ऑनलाइन पढ़ाया, कोविड चल रहा, कोविड टाइम था। तो उसकी मदर चूंकि रेफरेंस के थ्रू आई हुई थी बच्ची, तो मदर पूछी, मदर बोली कि सर बिल्कुल नहीं समझ में आया उसका, वो तो कंटिन्यू ही नहीं करना चाह रही है, रो रही है, सब कुछ हुआ। फिर मैंने उनको बहुत सारे, चूँकि वो प्रोफेसर हैं, समझदार हैं, तो उनको कन्विंस किया। मैं कहा कि देखिए बच्चों को हमें किसी लेवल तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस लेना होगा, और उस स्ट्रेस को मैं बांट करके अभी से लूँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नहीं तो अचानक एक समय आने के बाद कहे कि नहीं सर आपने ये नहीं कराया, है ना, जिसकी शुरुआत डे 1 से होनी चाहिए थी, जो नहीं कर पाया मैं, तो उस समय जाकर न मैं कर सकता हूँ, न बच्चे को बताने के बाद भी वो कर सकते हैं। तो इसीलिए डे 1 से ही स्ट्रेस की ज़रूरत होती है। उसमें जो सस्टेन कर गए वो रियली अचीव करते ही हैं, और जो नहीं भी कर पाए तो वो अपने दोस्त को देख करके ये समझते हैं कि काश मैं भी वहाँ पर होता उस समय में तो कर लेता। तो इससे एक पॉजिटिविटी सोसाइटी में जाती है, तो ये कहीं भी नहीं है गलत चीज़ है। बाय द वे आप पालने में डुलाते रहेंगे। एक सेशन में हमने बच्चों को ले लिया और उसमें मैक्सिमम जो बच्चे मान लिया आईआईटी में जाने वाले थे वो जेई मेन वाले एनआईटीज वगैरह में रह गए, जो एनआईटीज में जाने वाले थे कहीं और लोकल इंस्टीट्यूट्स में रह गए। कुछ ना कुछ तो हमने घाटा किया, ये मैं और सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। लेकिन इसी का रिवर्स, जो बच्चे लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले थे उनको एनआईटी भेज दिया, एनआईटी वालों को आईआईटी भेज दिया, आईआईटी वालों को आईआईटी में टॉप आईआईटी में भेज दिया, टॉप आईआईटी में टॉप ब्रांच में भेज दिया। तो ये हमारा क्रेडिट होगा, ये हमें लगेगा कि हमने कुछ किया काम। तो इसी व्यू से बच्चों को कोशिश ये करता हूँ कि सारे बच्चों को कन्विंस करके, पढ़ा करके उन चीज़ों को बताऊं जो उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही होता है। मतलब खुश करने के लिए नहीं पढ़ाना है, जो रियल कंटेंट सुखी रखने के लिए, सुखी रखने के लिए पढ़ाना है जी। इस समय घर पे हूँ तो वही खाना पीना सोना ये रहता है। तो पेरेंट्स के लिए हमारा ऑनेस्ट एडवाइस यही है कि बच्चों को रफ एंड टफ बनाए, है ना। स्पून फीडिंग नहीं करें। स्पून फीडिंग करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको उसका खामियाजा भुगतना होगा, चाहे जैसे हो, है ना। कहीं ना कहीं बच्चे आप पर बोझ बन करके रहेंगे, है ना। तो उनको और धीरे धीरे उसको लिबरेट करना है।
धीरे धीरे छोड़ना है उसको तैरने के लिए। जैसे तैरना सीखने जाते होंगे जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उनसे सुना है, मैं तो ऐसे ही सीख लिया। उनको पहले ट्यूब पर पानी में उतारा जाता है, फिर बीच में ले जाकर ट्यूब छीन लिया जाता है। क्यों? तो मरता क्या नहीं करता, डूबते को तिनके का सहारा, तो हाथ पैर मारना सीख जाता है। हाथ पैर मारता है तो तैराक बन जाता है, लेता है। तो ये सिखाने का यही तरीका है, यही एक तरीका है। मैथमेटिक्स में क्या एक टर्म है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। इसकी वजह से बच्चों को स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद भी 11th क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, इसलिए कि सिमिलर क्वेश्चन उसने किया है, कॉन्ग्रुएंट समझ बैठा हो। जैसे क्लास में भी जब मैं देता हूँ, कई टॉपिक्स है, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, वही चीज निकालना है, वैसा ही डाटा है, वही डाटा नहीं है, वैसा ही डाटा है। एक तरफ मैंने लिख दिया, मैं करके दिखा दिया, दूसरे तरफ वैसा ही डाटा मैंने यूज किया, वही चीज निकालना है, बच्चे नहीं निकाल पाते। तो वहीं से मैं एग्जांपल देता हूं उसको कि मैं क्या, दिस इज मैथमेटिक्स, है ना। इस चीज को आपको पकड़ना है, इस चीज को पकड़ लिए तो आपको पैनिक नहीं होगा कभी। मान ली घर पे मैं कोई उसी वैरायटी का क्वेश्चन देख के गया और मैं वही लगा रहा हूं, तो हो सकता है नहीं सॉल्व होगा। क्यों? क्वेश्चंस आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, जबकि मेथड में वही यूज करना हो जो वहां घर पे पढ़ते समय यूज किया था, तो उसको उसमें वही यूज नहीं करना है, वैसा ही यूज करना है। वैसा ही हो सकता है सिमिलर लुकिंग, कोई और कॉन्सेप्ट होता होगा, कोई और थ्योरी होता होगा, उसका यूज करेंगे तो आ जाएगा। तो ये लाइव एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लास में भी दिखा देता हूँ बच्चों को कि ये सब मैथमेटिक्स में हर्डल होता है, इसको ओवरकम करना है। वहाँ पर कोई प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना है, ऐसा मैं करके गया और वही मैं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा करके गया ये ठीक है, लेकिन वही कर रहा हूँ ये गलत है ना। तो उसको थोड़ा उस पर काम करना है और पैनिक क्रिएट नहीं करना है। सबसे बॉटम लाइन ये है कि रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करता है, तो इसीलिए वहाँ पर आपको रिलेटिवली बेटर बनना है, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं देखना है। तो यूजुअली तो सर ऑनलाइन जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो इवन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को भी वो पढ़ ही रहे होते हैं लिखने के बजाय। बिल्कुल, उसमें तो हाथ चलाना है सर जी। तो इसका फिर मतलब अल्टीमेटली ऑन द ईव ऑफ एग्जामिनेशन वहाँ उनको काफ़ी फिर नुकसान हो रहा होता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये भी एक रीज़न है कि मैथ्स में लोगों की सबपार परफॉर्मेंस है या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर कोई 25 में बच्चा 15-16 सवाल भी करके आ रहा है तो वो उसको दूसरे लोग ऐसे देख रहे हैं कि उसने मतलब कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया हो, जबकि यहाँ पे तो आई नो के स्टूडेंट्स हैं आपके जो 25 में 25 सवाल भी करके आए हुए हैं, 24-23 तो एक कॉमन सी चीज़ है। तो कितना इस टाइप से बच्चों ने जो ओवर एक्सपोजर अगर मोबाइल का लिया हुआ है तो इससे क्या क्या नुकसान हुए हैं और मतलब अल्टीमेटली कैसे उनकी प्रिपरेशन कैसे हैम्पर हुई है? उसमें सर सबसे दिक्कत यही है कि आपको परफॉर्मर बनना है ना। आपको दर्शक दीर्घा में जाकर के बैठना नहीं है कि देखूं कैसे कैसे कर रहा है। जबकि यहाँ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान ये लगता है कि हाँ मुझे आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन वहाँ पर जब परफॉर्म करना होता है तो एक्चुअली सीन वैसा ही है, वही नहीं है। इस कारण से क्या होता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे कोई भी मूवी आपने देखी होगी या मैंने देखा है ना, किसी भी मूवी का कभी भी आप देखे होंगे तो सारा चीज, हर एक सीन सब आपके दिमाग में आ जाएगा, कास्टिंग से लेकर के द एंड तक सब आ जाएगा। एक मूवी देखने का हो गया, मतलब एक दर्शक के नाते हमने देख लिया। अब आपको कहे कि अब उसी तरह की मूवी आप बना के दिखाओ, समझ गए? तो अब क्या होगा, पहले कास्टिंग में क्या बोलना है यही नहीं आपको दिमाग में आएगा, क्या बोलूं भाई, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर आपको एक्शन में आना है, वहाँ आप दर्शक थे, देखने वाले थे। तो एग्जामिनेशन हॉल में यही चीज होता है, उसे लगता है कि हाँ मुझे आता है सब, ठीक है आता है, अंदर है, सब कुछ बता दोगे आप, ये भी मैं जानता हूँ, बहुत अलर्ट होकर भी देखे होंगे, सब बता देंगे। लेकिन आपके लिए वो परफॉर्म करना, स्टेज पर जाकर के बोलना, ये आपके लिए भारी पड़ जाएगा, आप नहीं कर सकते। रीजन उसके पीछे यही है कि आपको अब डायलॉग बोलना है, डायलॉग सुनना नहीं है ना। आपको एक स्क्रिप्ट की समरी नहीं बतानी है
है ना, यहाँ पर आपको देना है ऐसा स्टेटमेंट जैसे कि मूवी चले। तो ये दिक्कत होती है इसमें कि ऑनलाइन पढ़ने के बाद बच्चों को लगता है और फिर बाद में क्या करेगा कि कहेगा सिली मिस्टेक हो गया, फैक्ट ये था उसको आता ही नहीं था। तो कड़वी बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को बच्चे को डाइजेस्ट करना होगा कि उसे लगता था कि मुझे आता है। जैसे आपसे पूछने के लिए आए तो आप कहेंगे ये, अच्छा आप कहेंगे नहीं इसमें ये अटैक नहीं करता है, हाँ सर हाँ सर सर ये करता है, तो मैनिपुलेट करके बता देगा उसका आंसर। तो बैक ऑफ द माइंड में लाया उस चीज़ को, फिर क्या देखा था वो आया उसके बाद, और तब आपको हाँ में हाँ मिला दिया, मान बैठा कि आ गया, जबकि उसको आता नहीं था। फैक्ट यही था, आता नहीं था। दूसरी बात ऑनलाइन टीचिंग में क्या है कि टीचर पढ़ाते रहते हैं, अपना ये बच्चा नोट करता रहता है, यानी तो PDF का वेट करता है। लेकिन यहाँ क्लासरूम में क्या होता है कि हम बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं और वेट करते हैं, उनका गेस्चर पोस्टर देखते हैं कि क्या है, उनका रिएक्शन क्या है, कि वो वेदर द स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट इज एबल टू रिएक्ट और नॉट, इवन होना नहीं होना बात की बात है, कुछ उसका प्रॉपर रिएक्शन है कि नहीं है। तो वो ऑब्जर्वेशन जो है उसके बेसिस पर जो हमारी काउंसलिंग होती है वो उसको पे करता है। मतलब क्लासरूम में एकदम डायनेमिक है कि बच्चों ने कितना किया, फिर आप उसके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। एक मतलब एक टू वे प्रोसेस होता है। और वहाँ तो ऑनलाइन डिलीवरेंस है, मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन के पीछे कोई सुन रहा है, ज़्यादा मन हुआ तो कमेंट लिख दिया, वो भी डरता रहता है बच्चा, क्यों लिखूँ, डरेगा शर्माएगा, बहुत तरह की बात होगी। लेकिन यहाँ तो शर्माएगा भी तो मुंह में हाथ डालकर पूछ लूँगा कि भाई तुम बैठे क्यों हो बताओ। तो उसमें 2 4 5 बच्चे जो को हमने टोक दिया तो बाकी बच्चे अपने आप अलर्ट हो जाते हैं। तो सबका लेवल जो भी जहाँ पर है वो वहाँ से वो धीरे धीरे उठना शुरू होता है, उसको भी नहीं मालूम होता है, हो सकता है वो भी दुखी हो। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी आप जब कोई एग्जामिनेशन लेंगे तो उसका कोई ना कोई टॉपर होगा, कोई ना कोई बॉटमर होगा। लेकिन किसी इंस्टीट्यूट का जो बॉटमर होता होगा, बहुत सारे स्कूल के टॉपर से भी बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन उस बॉटमर को तो लगेगा कि मैं सबसे गया गुजरा हूँ। लेकिन जब वही बच्चा बाहर मार्केट में जाता है तो कहता है मैं तो उनसे बहुत अच्छा हूँ, जो उनका टॉपर था, जो हमने यहाँ पर भी देखा है। यहाँ पर भी हमने लाइव देखा है ये चीज़ कि जो बच्चा हमारे यहाँ काफ़ी गिरा हुआ लगता था वो भी बहुत उठा हुआ है। तो इसलिए मतलब बच्चों का लेवल बढ़ाते जाएं अपने तरफ से, जो मेरा ऑनेस्ट एडवाइस है। बच्चे की भलाई चाहते हैं तो, बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं तो, और खुश देखना चाहते हैं तब तो ठीक है, वो जैसा चाहता है वैसा ही करिए। स्टूडेंट के लिए सर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और IIT में जाना चाहते हैं, अच्छी NIT में जाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए 11th में 12th में या इवन 12th के बाद भी बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, तो कोई फाइनल एडवाइस आपकी तरफ से? मैं यही कहूँगा कि एक बार जब सोच लिया तो उस पर काम करना है। पहले ये दिमाग में बात डालनी होगी, बीच बीच में फ्लक्चुएशन मिनिमम हो, इसका ख्याल रखना है। इसमें पेरेंट्स का कोऑपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स को उस समय में एक ही बात बच्चों को याद दिलानी होगी कि भाई सोने की तरह चमकना है तो तपना तो होगा, है ना। ये देना है उसके कान में बात कि भाई तपना होगा तभी चमकोगे, वरना ये उम्मीद नहीं करना है ना। और तपने के बाद जब अच्छा ही होना है तो तपना ही बेहतर है, अच्छा है। तो सोए रहने से ज़्यादा अच्छा है कि मॉर्निंग में 2 राउंड लगा लूँ, एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले एडवाइस यही है कि उसमें जो रेलिवेंट चीज़ है उसको पाने के लिए जो भी करना हो, जितनी मेहनत करनी हो, जितना डिवोशन देना हो, और ऑनेस्टली जो टीचर्स एडवाइस करें, है ना। टीचर्स पहले रिलायबल होनी चाहिए, है ना। उसके बाद उनका जो एडवाइस हो, ज़रूरत हो तो इंट्रोस्पेक्ट भी करिए, है ना। इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिवली इंट्रोस्पेक्ट करना है, कंफर्ट जोन में जाकर के नहीं। तो और उस पर एक्ट करिए आप, एक्शन बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात कि लीनियर ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए कि 10 दिन में इतना काम था नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, अगले 10 दिन में उसका डबल काम हो जाएगा। 20 दिन में काम नहीं हुआ, बी ऑप्टिमिस्टिक कि नेक्स्ट 10 डेज में, इन 20 डेज का भी काम कर लूँगा। जैसे यहीं पर देखते होंगे 12th पास वाले बैच में यूजुअली होता है, हर साल होता है। तो बच्चे कहते हैं सर सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, है ना। तो मैं सुनता रहता हूँ शुरू में
2-3 महीने के बाद तब मैं बोलता हूँ उसको कि अभी तक तो भाई मुझे चिंता थी, लेकिन तुम चिंता लेकर के तुम डे 1 से बैठे हुए हो कि सिलेबस कैसे ख़त्म हो। लेकिन वो सिलेबस ख़त्म करके और वो भी भगा दौड़ा करके नहीं, खूब आराम से उसके हाथ में पकड़ा देता हूँ। क्यों? तो जो समय हमारे पास में उसको मैंने प्लान किया कि इतना टाइम है, इसमें बच्चों को इस तरह से डिलीवर करूँ तो ये सब टॉपिक एक साथ में हो जाएगा, तो कम मेहनत में असेंबल होकर के बच्चे के पास में सारा मटेरियल पहुंच जाएगा। तो पर्पस टारगेट ये है, जिस टॉपिक को जितना टाइम चाहिए उतना टाइम दे करके ये हमने प्लान, ये टीचर की प्लानिंग होती है, ये प्लान कर लेते हैं। तो वैसे ही बच्चों को क्या करना चाहिए कि शुरू से ही एक प्लान वे में काम करना है। ठीक है, प्लान फेल होता है, बीच में बैकअप प्लान होता है, कहीं कभी हॉलीडे है ना, कोई मान लीजिए कहीं फैमिली फंक्शन है, उन सबको उस समय निकाल सकते हैं। हॉलीडे में कम, कोई फंक्शन है उसमें कम एंजॉय किए, है ना, कोई फेस्टिवल है उसमें कम टाइम अपना दिए, तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी ये है, इसको कर लूँ। तो इस तरह से समय बचा करके वो उसका यूज कर सकते हैं उसमें। और ग्रेजुअली, मतलब पैनिक से कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। कंफर्ट जोन में रहने से आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशन को अवॉइड करना है। बी ह्यूमन, बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग, है ना, यही मेरा कहना है ना। कष्ट है इसका मतलब आप अननोन रास्ते पर जा रहे हैं, नए रास्ते पर जा रहे हैं, है ना, और पॉजिटिवली आपने उस रास्ते को चुना है, तो इसका मतलब वो रास्ता आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो इसीलिए हमेशा एक डेली ये सोचना है कि पढ़ते समय कहीं पर हमें कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई। मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि 100 सवाल हमने कर लिया। जब बच्चा ऐसा कहता है कि आज सर इस टॉपिक का किया, सारा 100 क्वेश्चंस किया, सारे हो गए, मैं अंदर ही अंदर ये सोचता हूँ या बोल भी देता हूँ कि यू हैव वेस्टेड ऑल योर टाइम, यू हैव लॉस्ट योर डे, है ना। जो कि सिंपल थ्योरी है प्रोग्रेस करने का कि एवरी डे विदाउट लर्निंग स्पेंट इज द डे लॉस्ट, है ना। तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना है, सीखते जाइए तो ही आप डेवलप करेंगे, वरना जो कल आप थे वही आप आज हैं और वही आप कल होने वाले हैं। तो कल, आज और कल में कुछ डिफरेंस हो, उसके लिए हर दिन एक नया काम, कम से कम एक नया काम करना है। ये सबके लिए है, हर ह्यूमन बीइंग के लिए, इंक्लूडिंग स्टूडेंट। चलिए सर, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कि काफ़ी अच्छा लगा, और आगे भी आपसे ऐसी इंटरेक्शन बना रहेगा ताकि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को फ़ायदा होता रहे और आपकी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती रहे। थैंक यू, थैंक यू टू, थैंक यू सो मच।